नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सीताकांत द केमिस्ट्री वाला क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उपसहसंयोजी यौगिकों के आयुपीएससी नामकरण किस प्रकार से किए जाते हैं। बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष लगभग 5 से 6 अंकों में पूछे जाने वाला यह प्रश्न किस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। यदि हम बात करें उपसहसंयोजी यौगिकों की, तो उपसहसंयोजी यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ उपसहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही तथा लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्मदाता का कार्य करता है। प्यारे बच्चों, उपसहसंयोजी यौगिकों के आयुपीएससी नामकरण कार्बनिक यौगिकों के आयुपीएससी नामकरण से भिन्न होते हैं। इसमें यौगिक के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला सहायन, दूसरा संकुल क्षेत्र और तीसरा प्रत्यायन। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, K4FeCN6, तो इसमें हमारा K4 जो है वो सहायन है और यह क्षेत्र हमारा संकुल क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो संकुल क्षेत्र है यह सह आयन है और यदि इसके पीछे ये हमारा लिखा हुआ क्लोराइड है, ये किसका काम करता है? प्रत्यायन का। हम इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि संकुल क्षेत्र से पहले उपस्थित जो आयन होते हैं वह सह आयन कहलाते हैं और ये सह आयन कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। इसके पश्चात संकुल क्षेत्र होता है और संकुल क्षेत्र के पश्चात प्रत्यायन होते हैं जो सदैव ऋणात्मक होते हैं। अब हम जानते हैं केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर उपस्थित जो सेंट्रल मेटल एटम जो धात्विक परमाणु होता है वह क्या होता है? वह इस यौगिक का केंद्रीय धातु परमाणु होता है और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बड़े ब्रैकेट में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह लिगेंड कहलाते हैं। यानी सह आयन क्या होते हैं? समन्वय संख्या, या यूं कहें कि उपसहसंयोजी में समन्वय क्षेत्र से बाहर उपस्थित सह आयन कहलाते हैं। बड़े ब्रैकेट के संपूर्ण क्षेत्र को सहसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। बड़े ब्रैकेट में उपस्थित धातु को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं और उसके साथ उपस्थित क्षेत्र को हम लिगेंड कहते हैं और बड़े ब्रैकेट से पीछे लिखे ऋणात्मक क्षेत्र को हम प्रत्यायन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम यौगिकों का आयुपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसको देखेंगे कि जैसे हमारे पास लिखा है K3FeCN6, तो इसमें हम बात करें K3 क्या है? सह आयन है, सह आयन है। Fe क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। और यदि हम बात करें CN6 की, तो यह हमारा लिगेंड है। क्या है? लिगेंड। क्या होते हैं? समन्वय क्षेत्र से पहले उपस्थित आयन सह आयन, समन्वय क्षेत्र में उपस्थित धातु केंद्रीय धातु परमाणु और इसके साथ उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह लिगेंड कहलाते हैं। हम ध्यान रखते हैं कि जब हम किसी उपसहसंयोजी यौगिक का आयुपीएससी नामकरण करें तो उसमें हम सर्वप्रथम सह आयन का नाम लिखते हैं। तो चूंकि इसमें हमें सह आयन प्रदर्शित है तो सर्वप्रथम हम नाम किसका लिखेंगे? पोटेशियम का। इसके पश्चात हम आते हैं संकुल क्षेत्र में, तो संकुल क्षेत्र में हम सर्वप्रथम नाम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड का। इसमें लिगेंड हमारे पास Cn है और Cn का नाम होता है साइनो। Cn को साइनो, साइनाइड होता है और साइनाइड में से आइड हटा करके O जोड़ते हैं, जिसको हमने आपको लिगेंड के दौरान बताया है, यानी साइनो। इसके लिए क्या लिखते हैं? Cn के लिए लिखते हैं साइनो। अब साइनो की संख्या क्या है? 6, और 6 को लिखते हैं हेक्सा, यानी लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब एक चीज और ध्यान देते हैं कि अक्सर हम लोगों से
गलतियां ये होती हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके नाम के अंत में एट लगाएं ना लगाएं, इसके संबंध में बड़ा हमें कन्फ्यूजन रहता है। जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि समन्वय संख्या से पहले सह आयन उपस्थित है तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या करेंगे, हम केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एट लगाएंगे, यानी समन्वय क्षेत्र हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर समन्वय क्षेत्र ऋणात्मक होता है तो अंत में एट लगाते हैं, यानी हम लिखेंगे धातु का नाम फेरस और फेरस में एट लगाएंगे तो हो जाएगा फेरेट। फिर हम निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आएगी 2। ऑक्सीडेशन नंबर के संबंध में हम आपको अलग से वीडियो उपलब्ध करा देंगे। यदि हम बात करें दूसरे की, तो पहले के आधार पे हम दूसरे का नामकरण भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, जो क्या है हमारा सहायन है। फिर हम लिखेंगे साइनाइड को साइनो, कितने साइनो, 6 साइनो, तो हेक्सा साइनो, क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो। फिर हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, तो जैसा कि मैंने आपको पहले नाम में बताया कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु से पहले यानी समन्वय संख्या से पहले सहायन है तो यह क्षेत्र ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक होगा तो केंद्रीय धातु परमाणु में एट लगेगा, यानी हमारा हो जाएगा फेरेट। यानी ये ऋणात्मक है यानी गरीब है, और गरीब होने का मतलब क्या लगवाएंगे, हम एट लगाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, फेरस में एट लगाएंगे यानी फेरेट हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें समन्वय संख्या की, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो यहाँ हमारी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये 6 माइनस हो जाएंगे, 4 प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारी हो जाएगी सेकेंड, क्या हो जाएगी भैया, सेकेंड। यदि हम अगले की बात करें तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सहायन नहीं है, परंतु हमारे पास प्रत्यायन है, तो प्रत्यायन को हम बाद में लिखते हैं। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हमारा क्या है उपसंयोजन क्षेत्र है वहां पहुंचते हैं। उपसंयोजन क्षेत्र में जैसा कि हमने बताया कि सर्वप्रथम किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। अब लिगेंड में हमारे पास NH3 है जिसको हम क्या कहते हैं, एमीन, क्या कहते हैं, एमीन। अब एमीन कितने हैं, तो 6, यानी हम क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन, क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर समन्वय क्षेत्र से पहले है तो यह क्षेत्र ऋणात्मक होगा, वैसे ही अगर समन्वय क्षेत्र के बाद है तो यह क्षेत्र धनात्मक होगा, और धनात्मक होने की स्थिति में या उदासीन होने की स्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हो गया, इतने का हो गया हेक्साइमीन। अब इसका हो जाएगा कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। अब क्या लिखेंगे, अब एमीन हमारा न्यूट्रल होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर, 3 क्लोरीन के कारण क्या हो जाएगी, 3, और ये लास्ट में क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या के संबंध में हम आपको अलग से वीडियो उपलब्ध करा देंगे। यदि अगले की बात करें तो इसमें भी हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि सहायन नहीं है, इसमें है हमारे पास लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु और प्रत्यायन। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, समन्वय क्षेत्र में जाएंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड में हमारे पास कितने हैं, 2 को हम क्या लिखते हैं, डाई, क्या लिखते हैं, डाई। और एमीन क्या हो जाएगा, डाई एमीन। फिर हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। अब केंद्रीय धातु परमाणु चूंकि समन्वय संख्या से पीछे प्रत्यायन है, इसलिए यह क्षेत्र कैसा होगा, धनात्मक होगा, और अगर यह क्षेत्र धनात्मक होगा तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी एमीन क्या हो जाएगा, ये हमारा सिल्वर, क्या हो जाएगा, सिल्वर। अब ये न्यूट्रल है और Cl एक माइनस बनाता है, एक माइनस को क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 1, सिल्वर फर्स्ट। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रत्यायन का नाम, यानी हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड। प्यारे बच्चों, अगले की अगर हम बात करें तो अगला भी हमारा ठीक कुछ इसी पर आधारित है, जिसमें भी सहायन नहीं है। इसके कितने पार्ट हैं, 3। क्या क्या है, इसमें है लिगेंड, इसमें है केंद्रीय धातु परमाणु और इसमें है प्रत्यायन। अब हम क्या करते हैं, समन्वय क्षेत्र में जाते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड है हमारे पास NH3, कितने हैं, 4, तो 4 को हम लिखते हैं टेट्रा,
क्या लिखेंगे भैया, टेट्रा। NH3 को क्या लिखते हैं, एमीन, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। अब किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सहायन नहीं है तो यह क्षेत्र धनात्मक होगा। अब यह क्षेत्र धनात्मक होगा तो धनात्मक में नाम परिवर्तित करते नहीं, तो Cu को क्या लिखेंगे, कॉपर। Cu को लिखेंगे कॉपर। अब हमारा NH3 होता उदासीन, SO4 पर होते हैं 2 माइनस, तो 2 माइनस होने का मतलब हम क्या लिखेंगे, कॉपर सेकेंड। अब SO4 को क्या लिखते हैं, SO4 होता है सल्फेट। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास, अगर हम अगले की बात करें तो उसमें भी हमारे पास क्या है, हमारे पास H2O है लिगेंड, कितने हैं, 6, तो नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा। एक्वा क्या होता है, H2O का नाम एक्वा होता है। साथ में सेंट्रल मेटल एटम पे पहुंचेंगे, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। ऊपर की वीडियो द्वारा हम इसको समझ चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्टेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्र धनात्मक है, क्योंकि ये ऋणात्मक, तो ये क्या हो गया, धनात्मक। इसमें सदैव याद रखते हैं कि बायां क्षेत्र धनात्मक और दाहिना क्षेत्र ऋणात्मक, तो ये बायां धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। इसमें ये बायां धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, और ये ऋणात्मक होगा तो 8 जोड़ेंगे, और ये धनात्मक होगा तो 8 नहीं जोड़ेंगे। तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्यारे बच्चों, अगले की बात करें तो अगला हमारे पास है, जिसमें भी कुछ ऐसा ही है, और जो हमारा क्या है, H2O6, यानी 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। H2O को लिखेंगे एक्वा। अब क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु, Cr है तो क्रोमियम, क्या हो जाएगा, क्रोमियम। अब कितना, ये न्यूट्रल होता है तो Cl की वजह से हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो बात की उसमें कुछ उदाहरण लिए, और अगले वीडियो में हम लोग ऐसे लिगेंड के बारे में या ऐसे यौगिकों के बारे में बात करेंगे जिसमें सहायन भी होगा, समन्वय क्षेत्र भी होगा और प्रत्यायन भी होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में हमारे पास 6 ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनमें IUPAC नामकरण पूछा गया था। 2 यौगिक दिए थे, नामकरण करना था, और 4 नाम दिए थे जिनके सूत्र बनाते थे। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम कुछ और उदाहरणों की बात करेंगे और बात करेंगे कि कितनी आसानी से हम यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।